क्लास 9th के लिए जैसे हिंदी का ये पेपर है और हिंदी का पहला चैप्टर मैं शुरू करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ एसआईसी फैमिली की तरफ से। तो आइए पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है आपका हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास इतना व्यापक है कि इसको अ, इतना एक अलग-अलग चैप्टर वाइज़ अलग-अलग ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हिंदी गद्य का इतिहास जो है, पूर्व भारतीय युग यानी प्राचीन युग की हिंदी जो रही है। हिंदी वैसे मूलतः तो निकली है संस्कृत से, संस्कृत से ही प्राकृत अपभ्रंश पाली होते हुए हिंदी हुई है। ये कई लाखों वर्षों की कहानी है, तो इतना आसानी से इस सब का इतिहास तो पढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि इसका जो कुछ साक्ष्य प्रमाण है, कुछ विद्वानों का मत है, उसके अनुसार आपको कुछ दिया जा सके। तो ये है कि भारतेंदु पूर्व युग की जो हिंदी है, उसका जो समय सीमा माना गया है 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक। अब इस दरमियान जो हिंदी का विकास हुआ, कहा जाता है कि राजस्थानी, मैथिली, ब्रजभाषा, इन भाषाओं में ही इसका विकास हुआ। राहुल रूढ़ाकृत राउलवेल और क्या कि रूढ़ाकृत राउलवेल जो चंपू काव्य है, शिलांकित कृति है। तो उस ये जो है 10वीं शताब्दी में ही इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद है 12वीं शताब्दी में है दामोदर शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और 14वीं शताब्दी में मैथिली में आकर की रचना करते हैं ज्योतिरीश्वर वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर 10वीं 12वीं में और 14वीं शताब्दी में इतना अंतराल करते हुए इन इन जो काव्य जो हिंदी जो ग्रंथ हैं, जो लेख हैं, ये जो लेखक हैं, इन लोगों ने अपना योगदान दिया था। इसके बाद एक ब्रजभाषा में जो है, ब्रजभाषा का तो बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इसमें हिंदी साहित्य की वृद्धि में। हिंदी से इसमें ब्रजभाषा में गोस्वामी विठलनाथ, श्रृंगार रस मंडन और गोकुलनाथ गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता, नाभादास, अष्टयाम, इन लोगों ने इस प्रकार की जो है लिखा था। ये तो रहा भारतेंद्र युग से पूर्व की हिंदी की कहानी। ये इसी क्रम में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह भी आते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, ये लोग भारतेंदु से पूर्व लोग थे। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का क्या था कि वो हिंदी का विकास तो करते थे, उनका बड़ा योगदान था हिंदी साहित्य के विकास में। पाठशाला में हिंदी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित उन्होंने ही करवाया था। अब बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन उनका क्या है था कि हिंदी का विकास के साथ साथ उन्होंने हिंदी को उर्दू से मिश्रित कर दिया था। जबकि लक्ष्मण सिंह, जो राजा लक्ष्मण सिंह थे, वो तत्सम शब्दावली के पक्षधर थे। अब क्या हुआ, भारतेंदु का जब आगमन हुआ, ये जो प्राचीन ये अब इसके प्राचीन और ये भारतेंदु के बीच का, यानी भारतेंदु के पूर्व और भारतेंदु के बीच के ही एक कड़ी है राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे। अब जब ये आए भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इस समय इन्होंने लोक मत को ध्यान में रखा, जनता के विचारों को ध्यान में रखा और उस भाषा का प्रयोग किया जो जनता को ग्राह्य हो, जनता को आसानी से समझ में आए। इसलिए ये भारतेंदु जी ने क्या किया, इस खड़ी भाषा को अपनाया। खड़ी भाषा को उन्होंने हिंदी गद्य का रूप दिया और तभी से कहा जाता है, वैसे खड़ी तो खरी कहा, खरी शब्द खरी लश्कर की भाषा कही जाती थी और दिल्ली, मेरठ और आसपास की बोली जाने वाली भाषा ही खड़ी भाषा कहलाती। लेकिन भारतेंदु जी ने उसको जैसा कि इसके पूर्व के इतिहास में मैंने बताया आपको कि क्या इतिहास रहा है पूर्व में। भारतेंदु जी ने ये क्या किया कि ये गद्य का रूप प्रदान किया। पद्य से पहले तो इन्होंने गद्य का रूप दिया, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा। तो इस ये गद्य के रूप में नाटक, एकांकी, निबंध, इस प्रकार के लेखन का इन्होंने, ये स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत अच्छे प्रख्यात साहित्यकार थे।
इन्होंने स्वयं लेखन मंडली का गठन किया। इनके सहयोगियों में प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, इन तमाम शुक्ल नहीं, प्रताप नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास, चौधरी प्रेमघन, ये लोग बहुत बड़े स्तर का इनका एक तरह से टीम था। और ये जो है हिंदी साहित्य को बड़े ही जोरदार गति पकड़ाई थी। तो इतना ही नहीं, इन्होंने क्या किया कि अपने समय में बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन, स्वयं भारत हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र प्रकाश, ऐसे पत्रिकाओं का भी उन्होंने किया था, प्रकाशन किया था। और इनके जो भी थे, जैसे प्रताप नारायण मिश्र, वो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कानपुर से करते थे। ऐसे हिंदी प्रतीप पंडित भट्ट जी, वो भी इलाहाबाद से उनका प्रकाशन करते थे। तो इस तरह से जो भी लोग इनके साथ में रहे, इन लोगों ने पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन का कार्य किया और बड़े ही गति से इन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाया। ये भारतीय युग था। भारतीय युग के बाद भारतीय युग तो एक तरह से कहा जाए तो स्टार्टर थे। हिंदी के गद्य का स्टार्टिंग पॉइंट इन्हीं का था। हिंदी गद्य काल इन्हीं के नाम से जाना जाता है। लेकिन आधारशिला इन्होंने रखा अवश्य, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा, उसी तरह से द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा। ये रेलवे के एक तरह से स्टेशन मास्टर, नौकरी की रिजाइन दे करके, नौकरी छोड़ करके, और 1903 में इन्होंने सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन कार्य इन्होंने किया। और यह सरस्वती पत्रिका का संपादन बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन रहा। जो कार्य इन्होंने एक आधारशिला तैयार कर दिया था भारतेंदु जी ने, उस पर भव्य भवन का निर्माण करने का कार्य यदि किसी ने किया तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाया, प्रांजल बनाया, शुद्ध बनाया, अन्य तमाम नवीन लेखकों को जोड़ा और साथ ही साथ नवीन विधाओं को भी लिखने का उन्होंने प्रेरणा दिया। तो इस तरह से हिंदी गद्य के विकास में तो सहयोग है ही, साथ ही साथ उसके सुधार में, उसको व्याकरण सम्मत व्यवस्थित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का अभूतपूर्व योगदान है। और ये 3 टॉपिक आपने पढ़ा, भारतीय युग के अर्थात प्राचीन युग, भारतीय युग और द्विवेदी युग। 3 टॉपिक आप तैयार करके आएंगे, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, स्वातंत्रोत्तर युग। ये तीनों आपको हमने पढ़ाया, इसको तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ इन तीनों को भी आप पढ़ करके आएंगे। ओके, ये टॉपिक चल रहा था विगत दिनों, एक हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें आपको पढ़ाया गया है भारतेंदु पूर्व युगीन हिंदी, भारतेंदु युगीन हिंदी और द्विवेदी युगीन हिंदी। आगे का हमने आपसे ये कहा था कि आप लोग तैयारी किए रहिएगा और अगले टॉपिक पे बातें होंगी, अगले टॉपिक पे चर्चा की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़े होंगे, आप तैयारी के साथ होंगे। तो आइए अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं, इस शुक्ल युग अर्थात छायावादी युग। अब छायावादी युग है क्या? छायावादी युग में वैसे तो साहित्यकारों ने इसको कहा कि द्विवेदी युग के तीव्रतात्मकता की सोपान पर चली आ रही जो सुकोमल कांत पदावलियां हैं, उनको साहित्यकारों ने छायावाद नाम दिया। लेकिन है यूं कि 1919 से लेकर 1938 तक का जो कालखंड है, उसको छायावाद के नाम से जाना जाता है। अब ये कालखंड का इस 1919 से 1938 का अध्ययन आइए पढ़ते हैं। क्या है, क्या इसमें कैसे साहित्यकार किन किन विधाओं का, कैसे विधाओं का इसमें और बढ़ा हिंदी के क्षेत्र में। तो बहुत सारी विधाओं का इसमें आगमन हुआ है। वैसे बहुत त्रुटिपूर्ण कुछ बातें ऐसी रही हैं, राजनीतिक उथल पुथल हुआ है, जिससे कि हमारा साहित्यकार पूरी तरह से प्रभावित हुआ और हमारे पूरे देशवासी
इससे प्रभावित हुई। अब ये क्या हुआ जिससे पूरे देशवासी प्रभावित हो गए? हुआ यूं कि 1919 में जलियांवाला जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 1919 की घटना है। 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। ये हुआ क्या था कि ये बर्बरतापूर्ण अत्याचार कहा जाए हम भारतीयों पर। यहाँ के लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे थे, वहां इकट्ठा हुए थे अपनी बात को रखने के लिए, और जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया, जहां जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश के निहत्थे भीड़ पर जब उसने गोली बरसाया तो यहाँ पर नर नारी बच्चे बूढ़े तमाम सारे लोग मार दिए। पूरा भारत हिल उठा इस घटना से। उन उसके बाद इसी समय में थोड़ा सा आगे चल करके 1920 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन छेड़ा। असहयोग आंदोलन, ये जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, इसमें पूरे देशवासियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, यहाँ तक कि छात्रों ने भी भाग लिया था। छात्रों में बहुत सारे छात्र ने तो पढ़ाई छोड़ दिया, स्वतंत्रता की बगावत में कूद पड़े कि हम जिएंगे मरेंगे तो बिल्कुल अपने वतन के लिए मरेंगे जिएंगे, जो भी है। पूरे उन्हीं में से थे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, कह लीजिए इनको, महान राष्ट्रभक्त सरदार भगत सिंह। तो सरदार भगत सिंह का राष्ट्रभक्ति का जुनून इस प्रकार से था, जिसका परिणाम ये हुआ कि इन्हें 1931 में इनकी फांसी हो जाती है, सरदार भगत सिंह की फांसी। ये 1931 की घटना है। इस देश का जो क्या कहा जाए कि देश का जो बेटा है, जो देश के लिए मर रहा है, आज एक भगत सिंह मरे तो ऐसी भावनाएं हजारों लाखों की संख्या में देशवासियों के अंदर हुआ। सरदार भगत सिंह की जब फांसी हुई तो ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल डर गए सहम गए, ऐसा कुछ नहीं था। ये बड़े ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस किए। इन्होंने हंसते हंसते फांसी के तख्ते को उन्होंने चूम लिया था। तो इन सब घटनाओं से हमारा देश क्षुब्ध हो गया। अंदर की जो एक तरह से कहा है कि अंदर का जो आत्मा है वो जग गई देश के लिए, और सभी लोग जो जिस रूप में था, साहित्यकार अपनी लेखनी से कहा जाता है कि अगर लेखनी दौड़ाने वाले सिपाही थक जाएंगे तो पूरे देश थक जाएगा। लेखनी का कमाल है कि जाकम रूसो ने ऐसी लिख दिया कि क्रांति हो गई। तो ये भी इन साहित्यकारों ने अपनी कलम की ताकत से ऐसी रचनाएं लिखा, ऐसा कुछ किया जिससे देश में एकदम से स्वदेशानुराग ऐसा जगह कि हर बच्चा देश का दीवाना हो गया, देश पर मर मिटने के लिए तैयार। तो इसी प्रकार की घटनाएं कुछ ऐसी होती रही, और ऐसा लोगों ने लिखा भी। इनमें कुछ साहित्यकारों ने लाक्षणिकता का सहारा लिया, कुछ ने प्रतीकात्मकता सहारा लिया, अपने मन की भावनाओं को किसी भी तरह से उन्होंने व्यक्त किया। तो इस प्रकार से इसमें प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा ये प्रमुख आधार माने जाते हैं छायावाद की। तो और नंदुलारे वाजपेयी, बेचन शर्मा उग्र, राम कुमार वर्मा आदि ये साहित्यकार भी बहुत इसको अपनी रचनाओं से सजाया। विशेष करके इनकी प्रवर्तम रचनाएं तो इसी युग की देन है। अब इस छायावादी युग में ऐसा रहा
इस पूरा का पूरा जो है देश देश क्या कहा जाए कि तबाह हो गया था। तो छायावाद के बाद, जो कि अभी इसके बाद का क्रम है, छायावाद के बाद छायावाद उत्तर, 1931 1919 से लेकर के 1919 से 1931 तक का वर्णन हमने किया, जो विशेष कुछ कुछ क्रांतियां, कुछ ऐसा रहा देश में जिससे कि जनमानस हिल उठा है। ये आपने इतिहास में इसका अध्ययन किया भी है। आपका टॉपिक है इसके बाद शुक्ल युग के बाद शुक्लोत्तर युग, या छायावाद के बाद छायावादोत्तर, वही शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर एक ही बात है। इसकी समय सीमा है 1938 से 1947 तक। 1938 से 1947 के बीच का जो समय है, उसमें राजनीतिक बहुत परिवर्तन हुआ था, जिससे जनमानस पर बड़ा ही गहरा असर पड़ा था, और इससे साहित्यकार भी वंचित नहीं रहा। वो तो और भी कोमल भावनाओं का व्यक्ति है, तो वो तो सबसे पहले वही प्रभावित होता है। इसमें क्या है कि 1937 में कांग्रेस का बहुत व्यापक असर रहा हमारे देशवासियों का कांग्रेस पर बहुत व्यापक असर रहा। वो इसलिए कि कभी वो लेवल प्लान, क्रिप्स योजना, क्रिप्स मिशन, और भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तमाम सारे ऐसा इसमें कुछ होते रहे कि जिससे इसके पहले वो सब आंदोलन होते रहे, बहुत पहले, तो 1920-22 की बात है, उससे पहले की। उसके बाद चूंकि ये सब कांग्रेस का ही नेतृत्व था, तो अब तक आकर के कांग्रेस का 1937 में बहुत व्यापक असर हो गया था हमारे देशवासियों पर, और इनको ऐसा लगा कि अब तो हम काफी आजादी के निकट है, आजादी हमको मिलने ही वाली है, ऐसा लग रहा था। 1939 में तब तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, और द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस ने, चूंकि कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपना परचम लहराई थी, इसलिए इसने ये कहा कि हम आपका साथ तभी देंगे जब हमारे देशवासियों को, हमारे देश को एक निश्चित समय के बाद आप एक स्वतंत्र जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू कर देंगे। सरकार की तरफ से, ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक आंसर नहीं मिला, इसलिए इन लोगों ने क्या, मंत्रिमंडल से त्याग दिया, इसका त्याग पत्र दे दिया। 1940 में आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ा, और इसमें काफी लोगों ने भाग लिया। 1945 में जो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था, उसका समापन हो गया। लेकिन ये काफी लंबा युद्ध चला, इसमें बहुत ही पूरा विश्व में तबाही था उस समय भी, और भारत में तो था ही। भारत तो आजाद ही नहीं था, तो ऐसे ही तबाह था। लेकिन 15 अगस्त सन 1947 को अपना देश आजाद हो जाता है, और आजादी के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे अंतर कलह, हमारे देशवासियों के अंदर जो एक चीज है कि एक धर्म को लेकर धार्मिक असहिष्णुता का भाव है, ये हमको बार बार हमारे मानवता को एकदम तहस नहस कर देता है। इसमें हुआ क्या, बहुत बड़ा सांप्रदायिक हिंसा हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत 2 टुकड़ों में बट चुका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देश हो गए। और इस समय भी कलम का जो सिपाही है, साहित्यकार, उसकी कलम, उसकी लेखनी थमी नहीं, बल्कि आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार वह अलग अलग नवीन विधाओं में अपनी लेखनी करता रहा। जैसे कि आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, संस्मरण, रेखा चित्र आदि, ये विधाएं अधिकांशतः इसी समय फली फूली, और इनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह, अमृतलाल नागर आदि, इन लोगों का, वैसे तो बहुत सारे साहित्यकार हैं, लेकिन इन लोगों की विशेष करके इनकी प्रथम रचनाएं इसी समय पल्लवित पुष्पित हुई थी। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य हमारा समृद्ध हुआ, और ये शुक्लोत्तर युग का समापन हुआ। 1947 में जो कि अपना देश आजाद हो गया था, इसके बाद का युग स्वातंत्र युग या स्वातंत्रोत्तर युग है,
तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का भारतेंद्र पूर्व युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावदत्तर युग, और आज का ये टॉपिक है स्वातंत्रोत्तर युग। यह स्वातंत्रोत्तर युग अंतिम टॉपिक होगा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का, क्योंकि 1947 में अपना देश आजाद हो जाता है और 1947 के बाद अब तक यानी अभी जो वर्तमान में चल रहा है तो ये सब इसी युग में है। तो फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? ये अंतिम चैप्टर होगा, अंतिम चैप्टर नहीं होगा, मतलब हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का उसमें अंतिम टॉपिक होगा इसमें। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी, अगले वीडियो में देंगे हम हिंदी गद्य की विधाओं के बारे में। आइए इस पर अध्ययन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि स्वतंत्रोत्तर युग में क्या हुआ। स्वतंत्रोत्तर युग में हुआ यह, स्वतंत्रोत्तर नाम ही है। तो स्वतंत्रता के बाद क्योंकि हम आज़ाद हो गए थे, अब आज़ाद हो गए तो जिस प्रकार से पिंजरे में पक्षी को बाहर निकाल दिया जाए और स्वतंत्र खुले आसमान में उड़ता है, उसी तरह से हमारे अंदर भी वही विचार उसी तरह के आए और हम भी विचारों की खुली उड़ान करने लगे। और यही कारण था कि हमारे साहित्यकारों में विविधतापूर्ण रचना शैली हुई। गवेषणात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली या बिंबात्मक शैली, उद्धरण शैली, भावात्मक शैली, जो भी शैली आई अधिकांशतः इस युग में। इसीलिए एक विशेषता है विविधतापूर्ण रचना शैली। इस युग में विशेष, वैसे तो ये सब रचना शैली पहले भी है, लेकिन इस युग में आकर के जो लेखक थे अपनी अपनी विविधतापूर्ण विचार रखना शुरू कर दिए और हर विधाओं में इसका विकास हुआ है। यथार्थ, इसकी विशेषता है यथार्थ चित्रण है। विविधतापूर्ण हमने बता दिया पहले ही। यथार्थ चित्रण में जो जैसा था वैसा ही चित्रण किया जाता था, मनोविश्लेषणवाद पर आधारित, जैसा था वैसा लिख दिया जाता था। ऐसा नहीं कि यदि होता कि नरमय राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, ऐसा कुछ कपोल कल्पना नहीं था, जैसा था वैसा लिख दिया गया। इसमें है कि हाँ, एक चीज था, भाषा और सशक्त होती, ये विशेषता है, भाषा सशक्त भाषा और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार, राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार हुआ। राष्ट्र के सर्वोपरि व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, राष्ट्र धर्म का पालन करें। तो राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार हुआ इस युग में आकर के। और आप सोच रहे होंगे कि विशेषता क्यों बता रहे हैं, इसलिए कि आपकी परीक्षाओं में ऐसे पूछता है कि इस स्वतंत्रोत्तर युग की दो विशेषताओं के नाम बताइए। तो आप तो ये विशेषता है स्वतंत्रोत्तर युग के दो लेखकों के नाम बताइए। इसलिए मैंने ऐसा ही लिखा। जैसे इस युग के हम ये नहीं कह सकते यही लोग हैं केवल इस युग में, कई वर्तमान में भी ये युग चल रहा है। तो जाहिर सी बात है लेखक और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख लेखक हैं उनका कुछ नाम हमने दिया है। जैसे विद्यानिवास मिश्र, ये अपने सांस्कृतिक लेख के लिए विख्यात थे। इनका लेख स्वयं, इनका व्यक्तित्व निखर के सामने आ जाता था। हरिशंकर प्रसाई प्रमुख, ये सामाजिक और राजनीतिक स्तर के बहुत जबरदस्त व्यंग्यकार थे। ये फणीश्वरनाथ रेणु ये आंचलिक रचनाएं अधिक किया करते थे, जो लोक आंचल विशेष की रचनाएं होती हैं। प्रभाकर माची, शिवानी, मन्नू भंडारी, विष्णु साहनी, नागार्जुन, कमलेश्वर, ये इस युग के विशेष कहा जाए तो ऋण है इस स्वतंत्रोत्तर युग के। इनका रचना को फला फूला, पल्लवित पुष्पित हुआ और फला फूला। इसमें अब ये स्वतंत्रोत्तर युग यहीं तक, स्वतंत्रोत्तर युग अब फिलहाल यहीं तक समाप्त होता है। और इसके बाद का जो टॉपिक होगा, ये हमने आपको बताया कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में भारतेंद्र पूर्व युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावदत्तर युग, और आज बता दिया स्वतंत्रोत्तर युग। यहाँ तक का टॉपिक ये समाप्त हो गया। अब आगे इसके गद्य की जो विधाएं हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है ये हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं।
हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में हम सुविधा के दृष्टि से इनको दो रूपों में, दो भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। कुछ प्रमुख विधाएं हैं और कुछ गौण विधाएं हैं। तो आइए पहले प्रमुख विधाओं का अध्ययन करते हैं। ये प्रमुख विधाओं में है नाटक, उपन्यास, आलोचना, जीवनी, निबंध। ये प्रमुख विधाएं हैं इसकी। गौण विधाएं ये है जो जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, एकालय, टिप्पणी, लेखन, लघु कथा आदि तमाम जो है निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं अभी। तो इसका वीडियो हम आपको कल देंगे, लेकिन ये इतना जो है हिंदी की जो मुख्य विधाएं हैं इसको आइए हम अध्ययन करते हैं। तो पहला है इसमें हिंदी की मुख्य विधा में है एक पहला नाटक। नाटक क्या है? नाटक नट धातु से, नट से बना है नाटक। नट से नाटक, नट या नटी द्वारा अभिनीत किए जाने के कारण या इनसे संबद्ध होने के कारण इनको नाटक कहा जाता है। वैसे तो ये अंग्रेजी के ड्रामा या प्ले का पर्याय है, लेकिन नट से संबद्ध होने के कारण ही इनको नाटक कहा जाता है। अभी इसके भी विभेद हैं, तो आप थोड़ा विशद स्तर से बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे। रूपक क्यों कहलाता है, एकांकी क्यों का, जबकि ये इसी के रूप हैं अन्य। तो रूपक इसलिए कि स्वांग नट या नटी रचाते हैं, रूप धारण करते हैं, इसलिए ये रूपक है। एकांकी क्योंकि एक अंक वाली प्रस्तुति ही एकांकी है। तो इसके बारे में हम जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो विस्तार से इसको बताएंगे। अभी इतना ही जानना है। ये नाटक में ये चीज जानना कि नाटक भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर ने नाटक को आरंभिक रचना उन्होंने ही किया था। नहुस लिखा था इन्होंने, और वहीं से तब से नाटकों का सिलसिला चल पड़ा। फिर भारतेंदु जी ने लिखा भारत दुर्दशा, भारत जननी। फिर ऐसे द्विवेदी युग में आ गया तो थोड़ा सा इसमें उसका विकास थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर छायावादी युग में आकर के प्रसाद जी ने उसको ऐतिहासिक नाटकों से जोड़ करके पुनः जीवंत कर दिया, और फिर नाटक का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। तो इस प्रकार ये नाटक आपने पढ़ा। अगला है उपन्यास। उपन्यास क्या है? उपन्यास मैंने उपन्यस्त करना, मैं दूसरे को प्रसन्न करना, उपन्यस्त करना। ये जो है अंग्रेजी के नावल का पर्याय है। अब उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का आपने नाम सुना है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि तमाम सारे इन्होंने उपन्यास लिखे। और उपन्यासों का अगर हम बंटवारा करें, उसका भी अगर वर्णन करें, तो फिर उसको भी 3 भाग में बांट करके उसका अध्ययन किया जा सकता है। बड़ा विशद होगा। फिलहाल आप इतना ही जानना कि उपन्यास क्या है, उपन्यास लेखक कौन कौन है, इतना आप जानना पर्याप्त है। अगला है आपका आलोचना। आलोचना क्या है? आलोचना मैंने क्रिटिसाइज, ये जो है अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म का अनुवाद है, पर्याय है वो। तो क्रिटिसिज्म मैंने आलोचना। अब एक आलोचना है क्या? गुण दोषों का तटस्थ रूप से दर्शन, देखना ही आलोचना है। गुण दोषों को तटस्थ रूप से देखना, माने ये पक्षपात नहीं करना, किसी भी तरह से अपनत्व का या झुकाव नहीं होना, बल्कि तटस्थ रूप से उसका मूल्यांकन करना, एक प्रकार का समीक्षा ही वो आलोचना है। अब यह है कहानी। वैसे आलोचना में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सुना होगा, बिल्कुल शिखर पुरुष थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें तमाम जो है आलोचनाएं उन्होंने लिखा है। सूर्य, कबीर, तुलसी आदि पर आलोचना ग्रंथ इन्होंने लिखा है। तो ये आलोचना के शिखर पुरुष कहे जा सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऐसे ऐसे ये आलोचना क्या है, आलोचना की विशेषता क्या है, इनके बारे में थोड़ा आपने अध्ययन घर पे भी करें। अगला है कहानी। कहानी क्या है आप जानते हैं, बहुत प्राचीन काल से आज भी कहानी सुनने का जिज्ञासा सबके मन में होता है, क्योंकि ये मनोरंजनात्मक अधिकांश होती है। एक तरह से ये कहानी सुनने को आप हमेशा बड़ा उत्सुक रहते हैं, कहानी सुनना पसंद करते हैं। कहानी ये है कि पहले जो वेदों पौराणिक कथाओं में आख्यायिकाएं होती थी, आख्यायिका
जो पुराणों में तमाम प्रकार की कहानियां आप सुने होंगे, तो उनको आख्यायिका कहा जाता है। वो कहानी है, वो अब आज के डेट में वो कहानी का रूप ले लिया। इस वजह से तो आधुनिक काल में आकर के, आधुनिक काल में जब आए कहानी के रूप में, तो कहानी सबसे पहले जो है ये कहानीकार के रूप में जो है या जो है किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती जो है वो पहली कहानी मानी जाती है। वैसे कहानी का भी अभी इसमें तमाम संदेह है, विद्वानों में भी मतभेद है, लेकिन वैसे ये किशोरी लाल गोस्वामी का इंदुमती माना जाता है। वैसे टोकरी भर मिट्टी या दुलाई बाई की कहानी, तमाम कहानियां हैं ऐसी जो अभी उसमें संदेहास्पद है, फिर भी इसको माना जाता है। इंदुमती को, किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती, इसको माना गया है। अब यह है अंतिम, ये इसमें निबंध ये इसमें हमने लिखा है यस्य का पर्याय, जिसका अर्थ है प्रयास करना। यस्य का पर्याय है जो निबंध आप कहते हैं, यस्य आया था लिखने के लिए, वही यस्य इंग्लिश शब्द है और ये हिंदी है, तो यस्य का पर्याय है। ये क्या है कि निबंध उस मूल रचना को कहते हैं जिसमें, ये गुलाब राय का कथन है, निबंध उस मूल रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर विषय का वर्णन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया। ये निबंध है। और इसके निबंध में भी ये कई तरह के निबंध होते हैं, मूलतः 4: विचारात्मक, विवरणात्मक और भावात्मक और वर्णनात्मक। एक मूलतः 4 होते हैं, वैसे और भी होते हैं, लेकिन ये मूलतः 4 निबंध माने गए हैं। तो ऐसे आपको हमने बताया था कि ये कम से कम हिंदी गद्य की मुख्य विधाएं आज आप अध्ययन करेंगे। तो ये संक्षिप्त में हमने नाटक, उपन्यास, आलोचना, कहानी, निबंध क्या होता है इस पर हमने चर्चा किया। अगले दिन हम आपसे चर्चा करेंगे हिंदी गद्य की गौण विधाओं के बारे में। तो आइए अगले वीडियो के रूप में आप पढ़ेंगे और पढ़कर गौण विधाओं को पढ़ के आएंगे, गौण विधाएं। ओके, थैंक यू।